बीजेपी ने अगर मजबूती लेनी थी अपनी तो इन्हें सीधे बीजेपी में शामिल कर लेते। ये एनसीपीआई में जाने के पीछे क्या कानूनी रणनीति, संवैधानिक रणनीति है या कुछ और बात? सारा कुछ अल्टीमेटली आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में ही, तो ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। और मुझे अगर कानूनी छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ, अगर रिबेल ग्रुप इसी तरीके से काम करता रहा और वो सारी चीज़ें जिस तरीके से अभी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे रिबेल ग्रुप का जो स्थिति है कानूनी तौर पे वो मजबूत है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की जो टूट है, यानी कि सांसदों की बात मैं कर रहा हूँ, 28 में से 20, उनका मामला चुनाव आयोग भी जाएगा और आएगा इस बिल्डिंग तक भी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जितनी तमाम इधर उधर की बहसबाजी हो रही है, एक संविधान के जानकार किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से इस बारे में बात की जाए और समझा जाए जो टीएमसी के 20 सांसद हैं, ये जो अलग गए हैं, तो नंबर एक ये एनडीए को समर्थन कर रहे हैं, एनडीए में ये सबको मालूम है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल था कि ये बीजेपी में क्यों नहीं चलेगा जब समर्थन ही देना था। एक लोकल सी पार्टी जो अभी रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, एनसीपीआई, उस पे चले गए। आखिर ये सब कानूनी जालमेल क्या है? और टीएमसी कह रही है कि एक महाराष्ट्र का मामला जो शिंदे वर्सेस उद्धव है, उसके अदालत जो पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब मामला बदल गया, अब जो नहीं जा पाएंगे सब इनका पद चला जाएगा। तो भाई सच्चाई मालूम करें, वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन कानून क्या कहता है वो समझना है। तो हमारे साथ इसको समझाने के लिए सूरज कुमार झा जी हैं, एडवोकेट, जो हमारे पैनल के मुख्य हैं। स्वागत है आपका सूरज जी। ये जो मैंने बातें कहीं आप सुन भी रहे थे, जी जी, इसका संवैधानिक ढांचा क्या है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर जिस बात पे टीएमसी कह रही है कि ये सब इनके पद चला जाएगा, सांसद नहीं रहेंगे, क्या है? नहीं बिल्कुल ऐसा। जो टीएमसी के जो वो हैं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो पार्टी का अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इनका ये कहना है कि जो महाराष्ट्र वाला केस हुआ एकनाथ शिंदे और उनका, वो केस में बिल्कुल एक बार डिस्टिंग्विश जरूर किया गया था कि रिलीजियस जो लेजिस्लेटिव पार्टी होती है वो अलग होती है और पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है। तो उनका ये है कि डिस्टिंक्शन जो हुआ है उस पर हम चैलेंज करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो पूरा प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो 28 सांसद में से 20 सांसद आ गए, बागेलकोट और एनसीपीआई को उन्होंने समर्थन दे दिया है, जो लोकल पार्टी है त्रिपुरा की रजिस्टर्ड भी थी, उन्होंने वहाँ पे कंटेस्ट भी किया था। इसके बाद इन्होंने फिर यहाँ ओम बिरला जो लोकसभा के जो सभापति हैं, वह अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उनको उन्होंने प्रतिवेदन दिया कि मुझे अलग से बैठना है, यानी बागी हो गए 20। अब ये आ गए हैं। इसके बाद ये अब लड़ाई कर, क्योंकि अभी पार्लियामेंट जुलाई के सेशन में आएगा, और जैसे पार्लियामेंट के सेशन होते ही जब स्टार्ट के साथ ये वहाँ पे अपना टीएमसी का जो है अपना प्रतिवेदन भी देंगे, और दोनों लोकसभा अध्यक्ष दोनों पार्टी को सुनने के बाद, यानी वो हर आदमी अपने आप को टीएमसी ओरिजिनल दावा करेगा, जैसे कि महाराष्ट्र वाले केस में हुआ था। उसके बाद ये जाएंगे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, वहाँ पे सिंबल, इलेक्शन पार्टी नेम, सिंबल और उस सब के लिए और राइट्स के लिए, क्योंकि वो अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, 1968 का कानून है वो। उसके अकॉर्डिंगली लोग जो है आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिसाइड करता है कि जो मैक्सिमम सांसद या मैक्सिमम मेंबर होने के बाद दो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, जैसे कभी जो मैटर हुआ था यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उसमें भी उनका रोल था, और ये एक्सक्लूसिव पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। मैं यहाँ आपके दर्शकों को बता दूँ, उसके बाद जो मेन पावर है वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी जो जजमेंट वो ऑर्डर होगा जो भी होगा, और उसके बाद पार्लियामेंट के स्पीकर का भी ऑर्डर को आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इससे पहले भी कोहितो हलुकान वाला जो जजमेंट है 1992 का, जिसमें 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पूरे भारत में ही चला। इससे पहले क्या होता था, आयाराम गयाराम वाली कहानी थी कि मतलब कोई सांसद कहीं से जीता, कहीं पे सपोर्ट कर दिया। उस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाए कि अगर आप जीते कहीं और चले गए तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। उसमें से 1-2 क्लॉजेज ऐसे थे, जैसे 1/3 के साथ चले गए तो आप एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, या पार्टी के व्हिप को आपने नहीं माने तो लग जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें थी। उसके बाद नवाब मडाविया का जजमेंट, 2/3 मेजोरिटी का क्या है ये? 2/3 मेजोरिटी जो पार्टी की है, उस अगर आप उतने मेंबर के साथ अगर आप कहीं विलय करते हैं, यहाँ पे मर्जर के साथ है, तो अब आप गौर मर्जर अगर आपके हो जाते 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ सामना नहीं करना पड़ेगा। यही हुआ आम आदमी पार्टी वाले केस में, और यही होगा यहाँ वाले केस में। ध्यान रहे, यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँ, सारी प्रक्रिया अभी नहीं हो रही, सारी प्रक्रिया जुलाई में होगी, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन जुलाई में आएगा। ये पार्लियामेंट के बाद यहाँ मर्जर करेंगे उस पार्टी के साथ जो एनसीपीआई पार्टी है, वहाँ पे फिर उसके बाद होगी सबसे बड़ी लड़ाई जो होगी, वो जो अभी बनर्जी कह रहे हैं, उनके जो कांग्रेस को जो बनर्जी कह रहे हैं, जो चैलेंज कर रहे हैं कि जो उनका अध्यक्ष वो सीनियर एडवोकेट है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र वाला केस है
वो उसमें लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पे जो चैलेंज होगा लेजिस्लेटिव पार्टी को होगा। जो बागी ग्रुप है, चूंकि 20 सांसद इनके हैं, ये सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कहेंगे कि ये जो पार्टी का सिंबल है, टीएमसी का सिंबल मुझे चाहिए, नाम मुझे चाहिए और सारी फंडिंग्स मुझे चाहिए। यानी अब टीएमसी, अगर मैं संविधान के छात्र होने के नाते कह सकता हूँ कि टीएमसी जो ओरिजिनल टीएमसी है ममता बनर्जी, वो टूट के कगार पे लगभग पहुंच चुकी है। इसकी संवैधानिक वैधता इसी, अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे महाराष्ट्र वाले केस हो, चाहे नवाब मड़ाविया वाला जजमेंट हो जो मणिपुर का था, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का वो जजमेंट हो, चाहे कोई तो होलोहन का जजमेंट हो, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल लोकसभा के स्पीकर का जजमेंट हो, ये सारे जजमेंट जो हैं कहीं ना कहीं 20 जो बागी सांसद हैं उन्हीं के फेवर में है। बस सारी चीजें। हाँ, दो चीज समझना चाहूंगा, बिल्कुल आम आदमी की समझ में आए। एक हो गए एमपी, एक हो गए विधानसभा में विधायक। जो पार्टी है उसका सिंबल और पार्टी की टूट, यहाँ पर टीएमसी की कैसे से, वहाँ तो शिवसेना केवल विधानसभा में थी, बिल्कुल। उसके बहुत सारे विधायक चले गए और सिंबल वो उसको मिल गया, शिंदे को, वो जीत गया। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन सांसद गए हैं तो ये सांसद ही जाने से ही क्या मतलब ये हो जाएगा पार्टी का सिंबल के दावेदारी ठोक दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चूंकि बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, पार्टी, भारत में लोकतंत्र तीन स्तरीय लोकतंत्र, लोकसभा है, विधानसभा और पंचायती राज। यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाला केस हुआ था शिंदे वाला ग्रुप में, वो विधानसभा में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे मर्जर विधानसभा का और लोकनाथ एकनाथ शिंदे और जो उनका वो था पार्टी को लेकर के, हमारा उसको पार्टी को लेकर के जो चीज़ें थी कि भाई उनका किसको मिलेगा, तो शिंदे ग्रुप को मिला। तो उसमें हरीश साल्वे भी लड़े थे केस और सारी चीज़ें। यहाँ पे चूंकि एमपी का मामला, यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे जो 60 लोग मीडिया में भी आ रही थी अंदर खाने की बात की, भाई 60 विधायक भी संपर्क में है। एक्चुअली ये पूरा है, ये कहीं ना कहीं आपको पता है, एनडीए को अभी जो है पूरी मेजोरिटी नहीं है। इसमें महिला बिल भी गिरा, डिमिलिटेशन बिल भी गिरा, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी जो चाहिए होती है कानून बनाने के लिए, वहाँ पे वोट की कम पड़ी। उसको लेकर के सुप्रीम, अब उनकी रणनीति अंदरूनी भाजपा की रही होगी, एनडीए की रही होगी कि संख्या बल बढ़ाना है। तो ये भी अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ें सेंसेशन के बाद आएगी। और यहाँ एमपी को लिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ इस बार टारगेट जो है या टीएमसी के लोगों को एमपी के तौर पे लिया जा रहा है। चाहे विधायक के तौर पे भी रखेंगे, उसको विधायक को बाद में देखा जाए, क्योंकि विधायक के चुनाव अगले 5 साल में, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ बिहार विधायक का चुनाव। एमपी का फिर 29 में भी लोकसभा का चुनाव है, तो एमपी चुनाव पे ज़्यादा फोकस। और दूसरी बात, ये सारी बात इसलिए भी हो रही है कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर जो विधायकों की एमपी की संख्या है, वो वोट में जब अब तब्दील होता है, जब कहने का मतलब जब कोई वोटिंग होती है, जब कोई लॉ बनता है, जैसे अभी वुमेन आरक्षण बिल था, डिमिलिटेशन था, वो रुक गया इसलिए कि मोदी सरकार ने उतने वोट उनके पक्ष में नहीं आ पाए। तो सारी प्रक्रिया इसलिए की गई थी। और मेरा ये मानना है कि जो अब प्रक्रिया होगी, जो आप कह रहे हैं विधानसभा वाली सिंबल वाली, ये इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव राइट है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास ये रेबल ग्रुप ने मुझे अभी जब भी जानकारी मिल रही कि वो अपना एक प्रतिवेदन दे भी दिया है। इलेक्शन के मामला अभी पहले ये मर्जर होगा, मर्जर हो चुका है पार्लियामेंट में, ये चीज़ सत्र में जुलाई में होगी, यानी जुलाई जो है अगला महीना। बहुत एक मोटी सवाल आता है, वो तो आप जुलाई बता दिया। मेरे दिमाग में, मतलब मैं सामान्य भाषा में, मुझे नहीं मालूम कानून कैसे काम कर रहा है, मान लीजिए, तो मैं एक आम दर्शक सोचता है कि भाई 2/3 सांसद इनके पास हो गए 20-28 में से, 2/3 से भी ज़्यादा ही होगा। बिल्कुल। तो जब ये इनके ऊपर दल बदल कानून नहीं लग सकता था, तो बीजेपी ने अगर मजबूती लेनी थी अपनी, तो इन्हें सीधे बीजेपी में शामिल कर लेते। ये एनसीपीआई में जाने के पीछे क्या कानूनी रणनीति, संवैधानिक रणनीति है या कुछ और बात है? देखिए, दो संवैधानिक संकट भी है और कानूनी, दो पक्ष है। एक तो कानूनी पक्ष है, जो कि वकील हम कानूनी पक्ष बताएंगे, और एक राजनीतिक पक्ष भी है। कानूनी पक्ष इस सेंस में है कि वो इसमें फिर बीजेपी को अलग से पार्टी बनाया जाता है। बीजेपी विवादों में आती सारा चीज़ था, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, लीगल रिपरकशन कल को बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है क्या कि कानून में कुछ चीज़ें फेवर के, कुछ अगेंस्ट की हो सकता है कि अगेंस्ट भी चली जा सकती चीज़ें, तो इसलिए बीजेपी के नहीं आए, बीजेपी में ना आकर एनसीपीआई को सपोर्ट किया। दूसरा जो राजनीतिक पहलू जो मुझे समझ में आ रहा है, जो एक साउंड प्रूफ वो लग रहा है, मतलब ये एक रीजन, वैलिड रीजन लग रहा है कि बीजेपी में आना था, जो आपको पार्टी के अंदर आप आ गए और आप अगर अलग से रह रहे हैं, तो यानी आप अपना बार्गेनिंग पावर रख सकते हैं कि आपको मंत्रालय से लेकर तमाम चीज़ें हैं। तो समहाउ जो उनके राजनेता, क्योंकि उसमें अगर गौर करें तो काकोली घोष से लेकर सारे लोग जो है टीएमसी के अच्छे खासे नेता हैं और लंबे टाइम से एमपी रह चुके हैं, कई एमएलए रह चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बार्गेन होगा एनडीए सरकार को। टाइम तो देखिए, बाहर समर्थन देंगे, लेकिन वो इसलिए भी दी जाती है अगर आप नहीं, मेरा पर्टिकुलर डिमांड फुलफिल नहीं करोगे तो मैं अपना समर्थन वापस भी खींच लूँ। टीएमसी का जो फार्मूला है वो है अभी, टीएमसी का कौन मुख्य दल है, टीएमसी के सिंबल किसके बाद, इसकी लड़ाई भी बाकी है। बिल्कुल लड़ाई होगी, मैं आपको बताऊं। आपके एनसीपी में चले गए तो टीएमसी के लिए फिर क्यों करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वहां पे जो एक्चुअली ये इसलिए आड़े आएगा बाद में, पैरा 2 नंबर जो है आपका 10th शेड्यूल का पैरा 2 में लफड़ा आएगा,
कि एक पार्टी के अंदर विलय होता है, ध्यान रहे। इसलिए जो टीएमसी के बागी सांसद अपने आप को टीएमसी के मूल सांसद बता रहे हैं, आप चूंकि 2/3 के साथ गए तो ये क्लेम करेंगे कि मैं टीएमसी रियल हूँ। यही हुआ था एकनाथ शिंदे केस में। ये वही मैं आपको बताऊं आपके दर्शकों को कि ये लड़ाई अभी 3 स्तर पे चलेगी। एक लोकसभा अध्यक्ष के पास, ओम बिरला के पास, दोनों पक्ष को सुनेंगे, वो कहेंगे हम है, ओम कहेंगे हम है। दूसरा कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आ गई। उसके बाद जाएंगे लोकसभा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये स्लोगन और जो पार्टी फंड है, इसका डिसीजन जो कौन सी मूल पार्टी रहेगी टीएमसी और दर्जा किसको मिलेगा, ये काम 1958 का जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट वो और 1968 का एक ऑर्डिनेंस ऑर्डर भी है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सक्लूसिव पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, यानी लोकसभा अध्यक्ष और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद तीसरा पड़ाव होगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल्याण बनर्जी भी झुकने वाले नहीं हैं और ये टीएमसी के काकोली घोष भी झुकने वाले नहीं। तो दोनों ग्रुप अल्टीमेटली जहां हम खड़े हैं, आप मान के चले कि ये सब प्रक्रिया जुलाई में होगी, अगस्त लग जाए तो अगर सितंबर में देखिएगा ये याचिका यहाँ पड़ेगी और अंतिम निर्णय जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस तब के जो सूर्यकांत साहब अभी चूंकि 27 तक हैं पूरे, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ही एक बेंच बनाएंगे और वो बेंच बना करके जो भी सुनेगा अंतिम फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आना है। कि कोई भी पार्टी, अगर मैं जितना तजुर्बा, मुझे भी थोड़ी बहुत राजनीति की है, तो ये मान के चलिए कि ये लड़ाई अभी कोर्ट में चलनी है, यानी दोनों पार्ट होते हुए ये तीनों स्तर पे चलना यस पार्लियामेंट होते हुए चले जाएंगे वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ से घूम के आएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रास्ता सुप्रीम कोर्ट आएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पी के पवित्रा वाला भी जजमेंट देखा जाए, और आपको मैं फिर से बताऊं नामा मड़ाविया वाला, सारा कुछ अल्टीमेटली आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में ही। तो ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। और मुझे अगर कानूनी छात्र होने के नाते मैं कह सकता हूँ, अगर रिबेल ग्रुप इसी तरीके से काम करता रहा और वो सारी चीज़ें जिस तरीके से अभी इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे रेबेल ग्रुप का जो स्थिति है कानूनी तौर पे वो मजबूत है। बाकी आने वाला समय देखते हैं उसमें कौन कितना लोग रहता है। वो फंड पे भी, तृणमूल के फंड पे भी, तृणमूल के चुनाव चिन्ह पे भी, चुनाव चिन्ह, लोगो, पार्टी फंड सब पे क्लेम करेंगे। वो अब कर रहे हैं, तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मजबूत दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है ना, आप 20 हैं, यानी 2/3 से भी ज्यादा है। आप कितने को तोड़ लोगे वापिस? अगर घर वापसी भी करेंगे 2-4 कर लेंगे, जो कि वो भी होने की दिखाई नहीं दे रहा है। तो 28 में से 20 तो उनके पास है। 8 में से क्या पता 8 में से इधर ना घिसक के आ जाए, पता चले 21-7 ना हो जाए, 22-6 ना हो जाए। तो कानूनी तौर पे देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि रेबेल ग्रुप का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है इस टाइम है वो ठीक है। वो उनकी रणनीति, जो भी उनको, हर किसी के पास तो रणनीतिकार होते हैं, रणनीति चल रहा है। जुलाई में इनका सारा भाग मतलब निर्धारण हो जाएगा और मैं मानता हूँ रेबेल ग्रुप की अंतिम जीत हो सकती है। तो ये वो चीज़ थी जो हम समझाना चाह रहे थे, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। तो अभी जो टीएमसी से अलग बागी जिन्हें कह रहे हैं हम, ये सांसद अभी, इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। और ये लोग आने वाले समय में, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं, टीएमसी के चुनाव चिन्ह और टीएमसी का जो पूरा फंड है, टीएमसी का सिंबल, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पे इनको अधिकार मिल सकता है। कानूनी की स्थिति कुछ ऐसी है। हालांकि उसकी प्रक्रिया अभी लंबी है, चुनाव आयोग से लेके और लोकसभा स्पीकर क्या बोलते हैं और इस अध्यक्ष क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अंत में सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिसीजन हुए और जो वो कह रहे हैं कि जो शिंदे वाला मामला है, तो शिंदे वाला मामला भी इसी तरह का है। कुल मिला के आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं, सब जो राजनीति हो रही है इसको आप कैसा समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.